नमस्कार मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय इतिहास के अंतर्गत तृतीय चरण पढ़ रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो में असहयोग आंदोलन को पढ़ चुके थे। आज हम लोग असहयोग आंदोलन के जो परिणाम हुए, जिसका एक महत्वपूर्ण स्वराज पार्टी का गठन हुआ, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग असहयोग आंदोलन के दौरान पढ़े थे कि जो गांधी असहयोग आंदोलन चलाया, उसमें किसान, मजदूर, छात्र, क्रांतिकारी सभी शामिल होकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। लेकिन 5 फरवरी 1922 को जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरा चौरी गांव नामक स्थान पर जब कांग्रेस और खिलाफत कार्यकर्ताओं के एक जुलूस ने जब थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई, तब गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली प्रस्ताव के माध्यम से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया वापस। और इस घटना से भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में कई परिवर्तन हुए, आमूलचूल बदलाव। सबसे बड़ी बात हुआ कि जो क्रांतिकारी, जो युवा थे, जो इस आंदोलन में अपना घर बार छोड़कर शामिल हुए थे, वह फिर अब उनको गांधी के जो तकनीक था, नेतृत्व था, उससे निराशा हो गई और वह क्रांतिकारी गतिविधियों में फिर से सक्रिय हो गए, लौट गए। दूसरी बात, किसान है, किसानों ने भी अपनी अलग अलग संगठन बनाने लगा, मजदूर भी अपने अलग संगठन बनाने लगे, मार्क्सवाद, समाजवाद का प्रसार हुआ। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसका जो परिणाम हुआ कि कांग्रेस दो धारों में, दो गुटों में बंट गई, एक अपरिवर्तनवादी और दूसरा परिवर्तनवादी। जो परिवर्तनवादी थे, उसका जो मुख्य रहनुमा था या मुख्य नेता था या उसके अगुआ थे, वह चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, कस्तूरी रंगा, हकीम अजमल खान था। इन लोगों का कहना था कि असहयोग आंदोलन तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग विधान परिषदों में प्रवेश कर जो अंग्रेज के जो प्रस्ताव है उसका विरोध करेंगे और जो सरकारी कार्य है उसमें बाधा उत्पन्न कर एक जो संघर्ष का तरीका है उसको नया रूप देंगे, नया धार देंगे। यह जो परिवर्तनवादी है उनका कहना था। लेकिन जो उनके मुख्य कांग्रेस में दूसरे विरोधी गुट थे, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एम ए अंसारी कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि भैया जो जो संघर्ष कर रहा है जो आदमी, उसका मनोबल गिरेगा, संवैधानिक राजनीति की ओर लुटने से, और राजनीतिक भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। और जो लोग विधान परिषदों में प्रवेश कर जो अपना पद ग्रहण करेंगे, वह फिर प्रतिरोध का, संघर्ष का रास्ता छोड़कर वह उपनिवेशवाद का जो संवैधानिक रास्ता है उसको अंगीकार कर लेंगे। इससे अच्छा है कि जो रचनात्मक कार्य है उसके माध्यम से सबने अवज्ञा आंदोलन की दूसरी दौर की शुरुआत के लिए उसका पृष्ठभूमि बनाया जाए, उसका आधार तैयार किया जाए, मंच तैयार किया जाए। जबकि जो परिवर्तनवादी कहते थे कि भैया हम लोग इसको एक जो विधान परिषद है, विधानसभा है, उसको एक राष्ट्रीय मंच के तौर पर इस्तेमाल करेंगे अपने आज़ादी के संघर्ष को और बढ़ाने के लिए। और जो विधान परिषदों का बहिष्कार होगा, उससे तो विधान परिषदों का अस्तित्व बना ही रहेगा और उसमें संभवतः बहुत सारे लोग भाग भी लेंगे। और जो गैर कांग्रेसी सदस्य हैं, अगर कांग्रेस विधान परिषदों का बहिष्कार करता है, क्या जो गैर कांग्रेसी जो भारतीय है वह उसमें प्रवेश करेगा और क्या वह जो सरकार का जो अवैधानिक कदम है, अवैधानिक कानून है, उसको वैधता प्रदान करेगा और कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश सरकार उसका इस्तेमाल करेगी।
तो यह उन दोनों का विरोध था। जैसे कि आप देखिए, असहयोग आंदोलन हुआ, तो असहयोग आंदोलन में क्या हुआ, जो उसका परिणाम हुआ कि कांग्रेस दो धाराओं में बट गया, एक परिवर्तनवादी और दूसरा अपरिवर्तनवादी। और जो परिवर्तनवादी है उसका जो संघर्ष का तरीका है, कह रहा था कि भैया हम संवैधानिक रास्ता की ओर लौटेंगे और विधान परिषदों में प्रवेश कर जो अंग्रेज सरकार है उसको काली करतूतों को उजागर करेंगे, उसको प्रकाशित करेंगे। और विधान परिषद क्या होता है, तो मान लीजिए कि एक घर है, घर में जो दो कमरा है ना, उसको हम लोग द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं। तो इसमें जिस घर में या जिस सदन में दो चेंबर होता है उसको हम लोग द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं। और मान लीजिए कि इसको एक संसद कहते हैं। तो एक सदन क्या होगा, या विधानसभा होगा, और जो एक चैम्बर होगा वह विधान परिषद होगा। और क्या है, यह उच्च सदन होगा और यह निम्न सदन होगा। तो यह राज्य में हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे कि आप जानते हैं कि जिस स्तर से पर राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा संसदीय व्यवस्था है उसी स्तर पर हमारा राज्य में भी। तो राज्य में अगर एक सभा विधान परिषद हो जाता है, एक विधानसभा, उसी तरह आप केंद्र में जाइएगा तो एक क्या हो जाता है, राज्यसभा हो जाता है, और ये दूसरा क्या हो जाएगा, लोकसभा। तो जो परिवर्तनवादी थे वो चाहते थे कि यहाँ विधान परिषद में हम लोग प्रवेश कर जो अंग्रेज सरकार है उसके जो काली करतूत है, उसकी जो कारगुजारी है उसका पर्दाफाश करेंगे। तो यह संवैधानिक रास्ता की ओर लौटना चाहते थे। और इसके जो मुख्य अगुवाई कर रहे थे, इसका जो नेता थे परिवर्तनवादी का, वह चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, विठल भाई पटेल थे, हकीम अजमल खान थे और कस्तूरी रंगा थे। जबकि जो इनका मुख्य विरोधी था, जो कांग्रेस के अंदर परिवर्तनवादी था उसका विरोधी था, वह अपरिवर्तनवादी कहा गया। और इसका जो संघर्ष का तरीका था कि रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य क्या, जैसे राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना किया जाए, सरकारी स्कूल को परित्याग कर, उसके बाद जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको बढ़ावा दिया जाए, जो छुआछूत है उसको दूर किया जाए, और जो हाथ से कटाई बुनाई चरखा खादी को प्रोत्साहित किया जाए। और यह रचनात्मक कार्य में विश्वास करता था। यह गांधी के जो तकनीक था उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहता था। तो गांधी का तकनीक क्या था, रचनात्मक कार्य काम था। तो इसके जो अपरिवर्तनवादी थे उसका जो मुख्य अगुवाई कर रहे थे वो वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एम.ए. अंसारी। तो यह इनका था। तो ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस के अंदर दो गुट बन गया था, तो फिर दिसंबर 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता है। गया जो बिहार में पड़ता है, और यह कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता स्वयं चित्तरंजन दास करते हैं, और जो इसके महामंत्री थे वह मोतीलाल नेहरू थे। तो इस अधिवेशन जो मुख्य रूप से जाना जाता है, जिसके लिए जाना जाता है, वह इसलिए कि इसमें विधान परिषदों के मुद्दे पर जो कांग्रेस के दो गुट थे उसके अलग अलग विचार थे। जैसे इस अधिवेशन में जो परिवर्तनवादी थे मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, वह चाहते थे कि विधान परिषदों में कांग्रेस प्रवेश करे। जबकि जो अपरिवर्तनवादी थे, जो गांधी की रणनीति तकनीक में विश्वास रखते थे, वह कहते थे कि नहीं भैया, हम जो विधान परिषद है उसमें प्रवेश नहीं करें। और अंतोगत्वा क्या हुआ कि जो यह इस प्रस्ताव पर जो परिवर्तनवादी है मोतीलाल नेहरू का गुट, चित्तरंजन दास का गुट, वह पराजित हो जाता है, और जो गांधीवादी रहता है, रचनात्मक कार्य में विश्वास करता है, उसकी जीत हो जाती है। और इससे कुपित होकर, इससे नाराज होकर जो चित्तरंजन दास हैं और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस छोड़ देते हैं, कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे देते हैं, और वह अलग हटकर
कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन करते हैं और इसके जो अध्यक्ष थे वह चितरंजन दास थे और इसके जो महासचिव थे वह मोतीलाल नेहरू थे। ऐसे देखिए कांग्रेस अधिवेशन यहाँ वर्ष दिसंबर 1922 में गया में बुलाया जाता है और इसका अध्यक्ष गया या 37वां अधिवेशन या बिहार में है, या बिहार में सेकेंड कांग्रेस का अधिवेशन था। पहला बांकीपुर में 1912 में बुलाया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वह चितरंजन दास थे, महामंत्री मोतीलाल नेहरू थे और इसका जो विवाद था विधान परिषदों में प्रवेश को लेकर, जैसे कि परिवर्तनवादी प्रवेश करना चाहते थे और परिवर्तनवादी कहता था कि नहीं हम प्रवेश नहीं करेंगे और अंतोगत्वा जो चितरंजन दास है मोतीलाल नेहरू है की हार हो जाती है और जो अपरिवर्तनवादी है वह जीत जाते हैं। तो इससे क्या होता है, तो इसी गया अधिवेशन के बाद जो यह चितरंजन दास हैं मोतीलाल नेहरू हैं वह कांग्रेस की त्याग पत्र दे देते हैं, कांग्रेस की सदस्यता छोड़ देते हैं और स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन करते हैं और इसके जो अध्यक्ष थे वह चितरंजन दास थे। पूछता है कि इसका अध्यक्ष कौन था, तो चितरंजन दास था। महासचिव मोतीलाल नेहरू। पूछेगा कि यह इसका कार्य का क्या तरीका, तो यह संवैधानिक था, विधान परिषदों का बहिष्कार करना चाहता था। या इस तरह से आपको पूछेगा कि असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किस कांग्रेस के विरोध में किस पार्टी का गठन हुआ था, तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। कभी कभी पूछेगा कि इनमें से कौन से परिवर्तनवादी थे, तो नाम पूछ देगा, तो आप इसका याद रखेंगे चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खान, कस्तूरी रंगन। कभी कभी आपको पूछेगा कि आप इनमें से कौन से परिवर्तनवादी थे, तो विठल भाई पटेल, जो भले वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, एम ए अंसारी, तो इनका नाम याद रखें। और कभी कभी पूछता है कि क्या यह मार्क्सवादी, जैसे कि एगो सीपीएफ एग्जाम होता है यूपीएससी कंडक्ट करती है, तो उसमें पूछा गया था क्या कि ये लोग क्या मार्क्सवादी थे, तो न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मार्क्सवादी थे, न सी राजगोपालाचारी थे, न वल्लभ भाई पटेल, ये लोग मार्क्सवादी नहीं थे। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस तरह से प्रश्न पूछता है। और स्वराज पार्टी का जब गठन हो गया, जब कांग्रेस के अंदर एक नया पार्टी का गठन हो गया उसके विरोध में, तो अब लग रहा था कि कांग्रेस विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में जिस तरह से कांग्रेस का विभाजन हो गया था, उससे जो भारत के राष्ट्रवादी नेता थे सबक लिए हुए, और इतना हो जाने के बाद भी वह नहीं चाहते थे कि कांग्रेस में किसी तरह का विभाजन, और दोनों पक्ष परिवर्तनवादी हो चाहे अपरिवर्तनवादी हो, दोनों एकता चाहता था और जानते थे वो लोग कि बगैर एकता के, बगैर वैचारिक राजनीतिक एकता के न तो अंग्रेजों से किसी प्रकार का दबाव डाला जा सकता है, न कुछ लिया जा सकता है। और अंत में क्या होता है कि सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद करते हैं, जो कांग्रेस के इतिहास में सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति थे। और इस अधिवेशन में जो कांग्रेस के अंदर परिवर्तनवादी थे, अपरिवर्तनवादी थे, उनके बीच एक समझौता होता है। और समझौता क्या होता है कि जो कांग्रेस, जो उसके एक धारा थे मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, उसको कहता है कि तुम भैया जो विधान परिषद में प्रवेश कर सकता है, तुम उसमें चुनाव में भाग ले सकता है। और दूसरी तरफ जो परिवर्तनवादी थे मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, वह भी जो कांग्रेस के विधान परिषदों में बहिष्कार के जो प्रश्न है उसके अतिरिक्त छोड़कर उसके सभी कार्यक्रम को स्वीकार कर लेते हैं। और 1923 के जो दिल्ली में विशेष कांग्रेस अधिवेशन बुलाया गया था, वह कांग्रेस दूसरी बार विभाजित होने से बची हुई रह जाती है, वह नहीं विभाजित हो पाती। तो क्या होता है, जब विवाद हो गया तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, कहाँ, दिल्ली में बुलाया गया था, और सितंबर 1923 में बुलाया गया था। और इसके अध्यक्ष थे जो अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कांग्रेस के इतिहास में सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष व्यक्ति था जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की, वह अबुल कलाम आज़ाद थे। इनकी उम्र उस वक्त 35 वर्ष हो रही थी। और कांग्रेस का इसमें समझौता हो गया कि ठीक है, हम विधान परिषद में तुम बहिष्कार जो प्रवेश है वह करो। और वह भी क्या करता है कि इसके अतिरिक्त उसके जो जितने भी कार्यक्रम होता है कांग्रेस का स्वीकार कर लेता है, और कांग्रेस
इसमें विभाजित होने से बच जाती। तो पूछ सकता है कि कांग्रेस किस अधिवेशन में विभाजित होने से बच गई, तो यह 1923 का जो दिल्ली का विशेष कांग्रेस अधिवेशन था उसमें था। अब क्या होता है, जब यह अधिवेशन में कांग्रेस ने एक धारा को कांग्रेस के अंदर उसको विधान परिषद में प्रवेश करने की, चुनाव लड़ने का अनुमति दी जाती है। तो नवंबर 1923 में चुनाव होता है केंद्रीय विधानसभा का, और जो स्वराज पार्टी है वह 101 सीटों पर चुनाव लड़ता है और उसमें 42 पर वह जीत हासिल करता है। और वह क्या पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरता है, और मध्य प्रांत में तो वह स्पष्ट बहुमत सरकार बनाता है। जबकि जो संयुक्त प्रांत आज यूपी के नाम से, उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और बम्बई में वह उसकी जो उल्लेखनीय बहुत बड़ी सफलता मिली थी। तो ये देखिए कि नवंबर 19 पूछ सकता है कि केंद्रीय विधानसभा का चुनाव कब हुआ था, तो नवंबर 1923 में। पूछ सकता है कि स्वराज पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो 101 सीटों पर। और फिर 101 सीटों में पूछ सकता है कि वह कितने सीट जीता था, तो 42 सीट जीता था। और पूछ सकता है कि वह स्वराज पार्टी को कहाँ स्पष्ट बहुमत मिला था, तो यह मध्य प्रांत में मिला था पूर्ण बहुमत। जबकि पूछ सकता है कि वह सबसे बड़े दल के रूप में कहाँ उभरा, तो यह पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था। और यह पूछ सकता है कि कहाँ उसको सबसे बड़ी सफलता मिली, तो यह बम्बई और संयुक्त प्रांत में था, सफलता उसको मिला था। तो हम लोग उसकी क्या सफलता थी उसको थोड़ा सा देखेंगे। जो स्वराज पार्टी की उपलब्धियां रही कुछ, वह कि भारत शासन अधिनियम 1919 था, उसके जांच के लिए उनके संघर्ष के कारण मूडीमैन आयोग का गठन किया गया था। इसके अतिरिक्त मजदूरों की स्थिति और अनेक मजदूर संगठन बनने लगा। इसके अतिरिक्त जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड में अनेक कमियां थी, उसको जो स्वराज पार्टी है उसने उजागर किया। और 1923-24 में जो नगर पालिका और स्थानीय चुनाव हुआ, उसमें इसकी सफलता बम्पर रही, प्रचंड बहुमत से यह जीता। और कलकत्ता में चित्तरंजन दास मेयर बने, जबकि पटना नगर पालिका के जो मेयर बने वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। वही अहमदाबाद में विठल भाई पटेल बनते हैं। वही जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद नगर पालिका का मेयर बनते हैं। लेकिन जो इसकी सर्वप्रमुख सबसे बड़ी सफलता रही, उपलब्धियां रही, वह यह कि जो केंद्रीय विधानसभा है उसमें 1925 में विठल भाई पटेल को यह अध्यक्ष बना लेता है। यह इसकी सबसे बड़ी उपलब्धियां थी। तो यह आपसे पूछ सकता है कि मूडीमैन आयोग का गठन किस लिए किया गया था। तो यह भारतीय शासन अधिनियम जो 1919 था उसके जांच के लिए, जो मुख्य उसका जो संघर्ष के कारण ही इसको गठित किया गया था स्वराज पार्टी। उसके बाद 1923-24 में जब नगर पालिका का चुनाव होता है, तब इसकी जो सफलता मिलती है स्वराज पार्टी को, तो अहमदाबाद में विठल भाई पटेल मेयर बनते हैं, कलकत्ता में चित्तरंजन दास, पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो इलाहाबाद का जो मेयर बनते हैं वह जवाहरलाल नेहरू। तो यह पूछता है एग्जाम में कि अहमदाबाद का मेयर कौन बना था, कलकत्ता का मेयर कौन बना, चित्तरंजन दास, पटना का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके बारे में, चित्तरंजन दास के बारे में ज़्यादा पूछता है, और इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू। और इसकी जो सबसे बड़ी सफलता थी वह कि विठल भाई पटेल को 1925 में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, केंद्रीय विधानसभा, उसमें उनको अध्यक्ष बना लिया जाता है। और यह इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि। पूछता है कि केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्वराज पार्टी ने किसको बनाया था, या विठल भाई पटेल किस सदन का अध्यक्ष बना था, तो यह केंद्रीय विधानसभा का तो अध्यक्ष था। लेकिन जो कुछ ऐसे भी कारण थे जिसके कारण जो स्वराज पार्टी है वह कमजोर होने लगा। पहला कि जो उसका मुख्य कर्ता धर्ता था, मुखिया था, रहनुमा था, संचालक था, चित्तरंजन दास, उनकी 16 जून 1925 की मृत्यु हो जाती। तो यह स्वराज पार्टी के लिए बहुत बड़ा आघात था, सदमा था। और जो दूसरा, उनके मृत्यु के बाद क्या हुआ कि स्वराज पार्टी में आंतरिक कलह हो गया, गुटबाजी होने लगा। एक तरफ मोतीलाल नेहरू थे जो उनको
जो कुछ सदस्य थे उनको धर्मनिरपेक्ष कहकर उनको चिढ़ाता था। वह हिंदू धर्म के हित के विरुद्ध और मांस भक्षण करने वाला उनको कहा करता था। जबकि एक अलग गुट था, वह मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में था। तो आंतरिक कलह हो गया, जिसके कारण 1926 में फिर चुनाव होता है, तो उसमें कोई उसकी बड़ी सफलता नहीं मिलती। और फिर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन ऐतिहासिक हुआ, जिसमें कि सबने अवज्ञा आंदोलन छोड़ने की जो बात कही गई थी, और 1930 में जब गांधी दूसरी बाराती स्टार्ट करते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन, तो उसमें यह लोग शामिल हो जाते हैं और संवैधानिक राजनीति को छोड़ देते हैं। तो यह पूछता है कि चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई, तो बाबू इसको याद रखना 16 जून 1925। और बाद में आंतरिक गुटबाजी था, एक तरफ मोतीलाल नेहरू, दूसरी तरफ लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय थे। तो यह स्वराज पार्टी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उसको हम पढ़ा दिए हैं। जय हिंद, जय भारत।